1 जुलाई को नासा ने एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। एलियंस द्वारा भेजा गया एक न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट 3i एटलस एक इंटरस्टेलर विजिटर था। 80 साल पहले एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट ने हमारे सोलर सिस्टम में एंटर किया। किसी दूसरी दुनिया से देखा गया अपनी तरह का पहला ऑब्जेक्ट। ये एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में सबसे मिस्टीरियस एनकाउंटर्स में से एक बनने वाला था। इसे नाम दिया गया ओमुआमुआ। बदकिस्मती से हम इसे ठीक से स्टडी नहीं कर पाए। जब तक ये डिस्कवर हुआ, ओमुआमुआ पहले ही यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते पर था और जो कुछ भी पता लगाया जा सका वो था इसका अनएक्सप्लेन्ड एक्सेलरेशन, अनयूजुअल शेप और किसी भी कॉमेट या एस्टेरॉयडल कैरेक्टरिस्टिक्स का ना होना। ये ऐसी ही एनॉमलीज थीं जिनकी वजह से कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइपोथेसिस सामने रखा। हो सकता है ओमुआमुआ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का एक आर्टिफिशियल प्रोब था। हालांकि जो अब हो रहा है वो शायद ओमुआमुआ की डिस्कवरी से भी बड़ी बात हो। ठीक इसी वक्त एक और इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बहुत तेजी से करीब आ रहा है और इसका एग्जैक्ट ओरिजिन अभी तक पता नहीं चल पाया है। इसे 3i एटलस का नाम मिला है और अपने प्रेडिसेसर की तरह ये भी इंटरस्टेलर स्पेस से आया है। लेकिन इस बार चीजें और अजीब और पोटेंशियली कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आवी लोएब और उनके कॉलीग्स के मुताबिक इस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी रैंडम होने के हिसाब से कुछ ज्यादा ही प्रिसाइज है। ये एक कैलकुलेटेड फ्लाइट पाथ की तरह ज्यादा लगता है, जैसे किसी ने जानबूझकर सोलर सिस्टम के बीच से इसका कोर्स प्लॉट और एडजस्ट किया हो, इस पॉसिबिलिटी के साथ कि अर्थ ही इसका मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो। इसमें जोड़िए इसकी जबरदस्त स्पीड। 3i एटलस सोलर सिस्टम में मौजूद ज्यादातर नोन ऑब्जेक्ट से लगभग दुगनी तेजी से ट्रैवल कर रहा है और ये विजिटर सिर्फ तेज ही नहीं है, ये एक असली जायंट है। रेफरेंस के लिए, अपने मिस्टीरियस नेचर के बावजूद ओमुआमुआ कंपैरेटिवली छोटा था, लगभग 330 से 380 फीट लंबा, करीब एक फुटबॉल फील्ड की लंबाई जितना। लेकिन ये नया ऑब्जेक्ट उससे सैकड़ों गुना बड़ा है। शुरुआती एस्टिमेट्स के मुताबिक इसका डायमीटर 6 से 9 माइल्स तक हो सकता है, जो मैनहट्टन आइलैंड के साइज के कंपैरेबल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजिकल ओरिजिन का हाइपोथेसिस अब साइंस फिक्शन जैसा नहीं लगता। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, 3i एटलस मार्स की ऑर्बिट के पास पहुंच रहा है और जल्द ही अर्थ की तरफ अपना सफर शुरू करेगा। तो आराम से बैठ जाइए, आप कुछ फैसिनेटिंग जानने वाले हैं। आखिर ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्या इसका आना 8 साल पहले ओमुआमुआ के विजिट से जुड़ा हो सकता है? और आखिर में जब ये और करीब आएगा तो क्या हमें चिंता करनी चाहिए? इसी साल 1 जुलाई को इस अजीब ऑब्जेक्ट को चिली में एस्ट्रोनॉमर्स ने एटलस के रोबोटिक टेलीस्कोप के डेटा के बीच पहली बार स्पॉट किया, जिसने जाहिर तौर पर चिंताएं बढ़ा दी। आप इसकी पहली इमेजेस देख रहे हैं। दूर के सितारों के बैकड्रॉप में स्पेस से तेजी से गुजरता एक छोटा चमकदार डॉट। जिस चीज ने साइंटिस्ट्स को सच में स्टंट कर दिया वो थी इसकी स्पीड। ये 1,30,000 माइल्स पर आवर यानी 36 माइल्स पर सेकंड से ज्यादा की रफ्तार से बढ़ रहा था। रेफरेंस के लिए, न्यूयॉर्क से लॉस एंजलिस की दूरी लगभग 2400 माइल्स है, एक सफर जिसे पैसेंजर एरोप्लेन से तय करने में 6 घंटे लगते हैं। 3i एटलस इस दूरी को सिर्फ 1 मिनट और 7 सेकंड में कवर कर सकता है। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ज्यादा है कि सन की ग्रेविटी भी इसे सोलर सिस्टम में नहीं रख सकती। 24 घंटे के अंदर नासा के एक्सपर्ट्स ने डिटेल्ड कैलकुलेशंस किए, जिन्होंने सबसे दिलेर शक को कंफर्म किया। ये ऑब्जेक्ट वाकई इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। इसकी डिस्कवरी के वक्त ये जुपिटर की ऑर्बिट के भीतर था, हमसे लगभग 327 मिलियन दूर। जब आप ये देख रहे हैं, ये पहले ही काफी दूरी तय कर चुका है और अब मार्स की ऑर्बिट के करीब पहुंच रहा है। हमारी तरफ अपनी तेजी से बढ़ना जारी रखे है। साइंटिस्ट ने इसे 3i एटलस नाम दिया। अब मुख्य सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट क्या है और क्या ये ह्यूमैनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है? हार्वर्ड एस्ट्रोनॉमी प्रोफेसर एवी लोएब दावा करते हैं कि हमारे पास ये मानने के पूरे कारण हैं कि हम सिर्फ एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जैसे एस्टेरॉयड या कॉमेट से डील नहीं कर रहे हैं। वो जोर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो तेजी से अर्थ के पास आ रहा है वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी का एक पीस है और उनके मुताबिक ये एक गंभीर थ्रेट पेश कर सकता है। लोएब और उनके कोलीग्स एडम हिबर्ड और एडम क्रोल ने इस नतीजे पर 3i एटलस पर अवेलेबल सभी डेटा का थॉरो एनालिसिस करने के बाद पहुंचे। उनकी फाइंडिंग्स वाकई शॉकिंग थी। सोलर सिस्टम से गुजरती इस ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी यूनिक निकली, लगभग ऐसी जैसे इसे परफेक्टली मैप किया गया हो। फिलहाल ये ऑब्जेक्ट मार्स की तरफ बढ़ रहा है। 2 अक्टूबर को ये रेड प्लैनेट की सतह से लगभग 17.5 मिलियन माइल्स दूर से गुजरेगा। पहली नजर में ये एक बहुत बड़ी दूरी लगती है,
लेकिन कॉस्मिक टर्म्स में ये प्रैक्टिकली बस हाथ की दूरी पर है। इसके बाद है अर्थ। 19 दिसंबर को ये ऑब्जेक्ट हमारे प्लैनेट के सबसे करीबी पॉइंट तक पहुंचेगा, लगभग 167 मिलियन माइल्स। ये इसके पूरे सफर के दौरान इसका सबसे करीबी पॉइंट होगा। फिर आएगा वीनस, और वो फ्लाई बाय और भी करीब होगा, लगभग 60 मिलियन माइल्स। उसके बाद ये सोलर सिस्टम से बाहर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन उससे पहले 2026 में अपने वापसी के पाथ पर ये ऑब्जेक्ट जुपिटर के पास से उस गैस जॉइंट से सिर्फ 33 मिलियन माइल्स की दूरी से गुजरेगा। इसके पाथ को ट्रैक करने पर यह सामने आता है कि 3i एटलस की ट्रैजेक्टरी और साथ ही उसकी स्पीड इसे सोलर सिस्टम के 4 प्लैनेट्स के पास से इंक्लूडिंग अर्थ फ्लॉलेसली गुजरने देती है। रिसर्चर्स इसे इनक्रेडिबल मानते हैं। उनके एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस ने दिखाया कि ऐसे परफेक्टली अलाइंड रूट की संभावना जिसमें इतने सारे क्लोज पासेस हों 0.005% से भी कम है। दूसरे शब्दों में 99.995% केसेस में एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बिना किसी प्लैनेट के साथ नोटिसेबल इंटरैक्शन किए बस तेजी से गुजर जाता, लेकिन ये वाला एक बहुत डिलिब्रेट ट्रैजेक्टरी फॉलो करता दिख रहा है। एवी लोब मानते हैं कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी का एक साफ सबूत है। सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि ये एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ज्यादा से ज्यादा प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए भेजा गया है, जिसमें अर्थ भी शामिल है। लाजमी तौर पर ये एक लॉजिकल सवाल उठाता है, अगर 3i एटलस सच में एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया स्पेसक्राफ्ट है, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री को खास तौर पर अर्थ के सबसे करीब से गुजरने के लिए डिजाइन क्यों नहीं किया गया? आखिर अगर मेन मिशन इंटेलिजेंट लाइफ को ऑब्जर्व करना है, तो हमारे प्लैनेट के जितना हो सके उतना करीब आना ज्यादा सेंस बनाता है। इसके बजाय ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तुलना में मार्स के पास से लगभग 10 गुना करीब से गुजरेगा। क्या हो सकता है कि उनके लिए मार्स एक ज्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च सब्जेक्ट हो? एवी लोब एक एक्सप्लेनेशन देते हैं जो परफेक्टली लॉजिकल और फैसिनेटिंग दोनों है। उनके विचार में ये ट्रैजेक्टरी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट चॉइस है। अगर इसके बोर्ड पर सच में कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म है, तो वो शायद जानबूझकर बहुत करीबी कांटेक्ट को अवॉइड कर रहा है। इसीलिए ऑब्जेक्ट की ट्रैजेक्टरी को ऐसे अरेंज किया गया है कि अर्थ के सबसे करीब आने का इसका पल सन के दूसरी तरफ होगा। ठीक उसी पल 3i एटलस सन द्वारा परफेक्टली इल्यूमिनेट होगा, इस तरह से कि उसे टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके आसानी से स्टडी किया जा सकता था। लेकिन क्योंकि सन ठीक हमारे बीच में होगा, हम असल में उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। लोब के मुताबिक ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक डेलिब्रेट मनूवर हो सकता है। वो हमें स्टडी करना चाहते हैं लेकिन नहीं चाहते कि हम उन्हें स्टडी करें। साइंटिस्ट का अगला हाइपोथेसिस भी कम सरप्राइजिंग नहीं है। अगर 3i एटलस वाकई एक स्पेसक्राफ्ट है, तो हो सकता है इसका सोलर सिस्टम छोड़ने का कोई इरादा ही ना हो। इसके बजाय ये सन या जुपिटर के ग्रेविटेशनल फील्ड का इस्तेमाल कर सकता है, सो कॉल्ड ओबर्थ इफेक्ट को अप्लाई करके। मिसाल के तौर पर अगर ये शिप जुपिटर को चुनता है, तो उसे न सिर्फ प्लैनेट के जितना हो सके उतना करीब आना होगा, फिर अपने इंजन्स को एक्टिवेट करके ट्रैजेक्टरी एडजस्ट करनी होगी और जुपिटर के पास सन के अराउंड ऑर्बिटल मोशन में एंटर करना होगा। इन्हीं इंजन्स का इस्तेमाल फिर जरूरत के मुताबिक स्पीड धीमी करने के लिए भी किया जा सकता है। ऐसे ही मनूवर्स हमारे अपने साइंटिस्ट द्वारा लंबे समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सोलर सिस्टम को स्टडी करने वाले लगभग सभी प्लैनेटरी रिसर्च मिशंस प्लैनेट्स का इस्तेमाल ग्रेविटेशनल असिस्ट्स के लिए करते हैं। स्पेसक्राफ्ट को स्पीड अप या स्लो डाउन करने के लिए ग्रेविटी का इस्तेमाल ऑनबोर्ड प्रोपल्शन के कॉम्बिनेशन में करके। एवी लोब और उनके कलीग्स के मुताबिक अगर ये स्पेसक्राफ्ट मुख्य रूप से एक एक्सप्लोरेशन वेसल है, तो यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ही उसे हमें जितना हो सके उतना थरली स्टडी करने के लिए चाहिए। एक और चीज जो एवी लोब को फैसिनेट करती है, वो है 3i एटलस के आने की मिस्ट्री। इसका पाथ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के काफी ब्राइट हिस्से से आता है, जो एवी लोब के मुताबिक शायद कोई कोइंसिडेंस ना हो। गैलेक्सी के उस एरिया में सितारों की हाई डेंसिटी और ब्राइटनेस के कारण ये ऑब्जेक्ट उनके चमक के आगे लंबे समय तक इनविजिबल रहा। अगर ये कम स्टेलर डेंसिटी वाले रीजन से आया होता, तो हमने इसे बहुत पहले ही देख लिया होता। एवी लोब मानते हैं कि अगर हमने 3i एटलस को कम से कम 1 साल पहले डिस्कवर कर लिया होता, तो ह्यूमैनिटी के पास प्रिपेयर करने के लिए और उसे इंटरसेप्ट करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने का पर्याप्त समय होता। शायद एक सक्सेसफुल लैंडिंग भी परफॉर्म कर पाते। लेकिन ऐसा लगता है कि 3i एटलस हमारी रिसर्च का टारगेट नहीं बनना चाहता। एवी लोब ऑब्जेक्ट के सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज में एंटर करने के प्रिसाइज टाइम की तरफ ध्यान दिलाते हैं।
कैलकुलेशंस दिखाते हैं कि 3i एटलस ने अपनी 36 माइल्स पर सेकंड की स्पीड पर सोलर सिस्टम की बाहरी सीमा यानी ऑट क्लाउड की हाइपोथेटिकल लोकेशन को लगभग 8000 साल पहले क्रॉस किया था। साइंटिस्ट इस बात पर जोर देते हैं कि ये अर्थ पर हो रहे उल्लेखनीय बदलावों का समय था। ह्यूमैनिटी तभी तेजी से डेवलपमेंट के एक फेज में एंटर कर रही थी। इस समय ने अर्ली सिविलाइजेशंस का उदय, राइटिंग सिस्टम्स का जन्म और बड़ी सेटलमेंट्स का फॉर्मेशन देखा। शायद जैसा कि ये भी लोग स्पेक्युलेट करते हैं, यही घटनाएं वो टिपिंग पॉइंट बन गई जिन्होंने दूर दूर से किसी का ध्यान खींच लिया। लेकिन किस मकसद से? सिर्फ हमें स्टडी करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए? एवी लोब और उनके कलीग्स मानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के विजिट का असली मकसद जितना पहले लगता है उससे कहीं ज्यादा अलार्मिंग हो सकता है। साइंटिस्ट हमें याद दिलाते हैं कि हम डार्क फॉरेस्ट नाम की हाइपोथेसिस को नजरअंदाज ना करें। ये कॉन्सेप्ट 1950 में इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी द्वारा पूछे गए उस मशहूर सवाल से जुड़ा है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की संभावना पर एक डिस्कशन के दौरान उन्होंने अपने कलीग से एक सवाल पूछा, बाकी सब कहाँ है? उनके सवाल का सार ये है, कैलकुलेशंस और प्रोबेबिलिटी के नियम सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन से भरा होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो हमने उनका कोई साइन क्यों नहीं देखा है? दूसरे शब्दों में, बाकी सब कहाँ है? इस पैराडॉक्स के सबसे डार्क एक्सप्लेनेशंस में से एक है डार्क फॉरेस्ट हाइपोथेसिस। ये सजेस्ट करता है कि यूनिवर्स में इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस मौजूद है, लेकिन उनमें से ज्यादातर को छुपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो एक ज्यादा पावरफुल और हॉस्टाइल लाइफ फॉर्म द्वारा डिटेक्ट किए जाने के डर से अपनी प्रेजेंस को छुपाने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा लाइफ फॉर्म जो हर उस चीज को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसे वो एक पोटेंशियल थ्रेट मानता है, या उनका शोषण करता है जिनसे वो वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इस पोटेंशियल डेंजर को देखते हुए दूसरी सिविलाइजेशंस अनदेखा रहने के लिए सब कुछ करती हैं, ठीक वैसे जैसे एक जंगल में कोई भी जीव शोर मचाने या खुद को जाहिर करने पर खाए जाने का रिस्क उठाता है। अगर 3i एटलस सच में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन का एक स्पेसक्राफ्ट है, तो ये मानना लॉजिकल है कि इसके क्रिएटर्स हमसे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं। कम से कम वो इंटरस्टेलर ट्रैवल में सक्षम है, और इसका मतलब ना सिर्फ एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स है, बल्कि पोटेंशियल वेपन्स भी उस लेवल के हैं जो हमने सिर्फ साई-फाई मूवीज में इमेजिन किए हैं। भले ही ये सिर्फ एक ऑटोनोमस रिकॉनेसेंस प्रोब हो जिसमें कोई जीवित प्राणी ना हो, ये फैक्ट कि हम डिटेक्ट हो चुके हैं सबसे अनसेटलिंग सवालों में से एक उठाता है। क्या जिन्होंने हमें डिस्कवर किया है उनके इरादे फ्रेंडली हैं, या हमें करीब आते प्रेडेटर का शिकार बनने का खतरा झेल रहे हैं? लेकिन क्या हो अगर हमें पहले ही डिटेक्ट कर लिया गया हो एक दूसरे इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के कारण? 2017 में हवाई में शक्तिशाली पैन-स्टार्स टेलीस्कोप ने कुछ अनयूजुअल डिटेक्ट किया, एक ऑब्जेक्ट जो इनक्रेडिबल स्पीड से सोलर सिस्टम से गुजर रहा था। ट्रेजेक्ट्री की सावधानी से कैलकुलेशंस के बाद ये साफ हो गया कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में रिकॉर्ड किया गया पहला इंटरस्टेलर विजिटर था। इस ऑब्जेक्ट को ओमुआमुआ नाम दिया गया, जिसका हवाईन में मतलब है दूर से आया पहला मैसेंजर। हालांकि इसने सबसे ज्यादा इंट्रीग इसकी डिस्कवरी के बाद पैदा की। जब तक ये डिटेक्ट हुआ, ओमुआमुआ पहले ही अर्थ के विसिनिटी से निकल रहा था, जिसने साइंटिस्ट्स को इसे डिटेल में स्टडी करने के मौके से वंचित कर दिया। फिर भी उस समय जो थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट किया गया था, उसने साइंटिस्ट्स को पूरी तरह से बैफल्ड कर दिया था। मूल रूप से इस ऑब्जेक्ट को कॉमेट माना गया, लेकिन जैसे जैसे ज्यादा इंफॉर्मेशन सामने आई, वो एक्सप्लेनेशन टूटने लगा। पहला, इसमें पूरी तरह से एक टेल की कमी थी जो इसे सन के पास आने पर दिखनी चाहिए थी, क्योंकि एक कॉमेट की सरफेस पर आइस आमतौर पर सोलर हीट के नीचे इवेपोरेट होती है, जिससे पीछे डस्ट और गैस का एक ब्राइट ट्रेल छूट जाता है। दूसरा, ओमुआमुआ अचानक एक्सेलरेट हुआ, अपनी ट्रेजेक्ट्री को थोड़ा सा बदलते हुए, जैसा कि अक्सर कॉमेट्स के साथ इवेपोरेट हो रहे मटेरियल से पैदा हुए थ्रस्ट के कारण होता है। लेकिन फिर से आउट गैसिंग का कोई ट्रेस डिटेक्ट नहीं हुआ। इसमें जोड़िए ओमुआमुआ का अनयूजुअल शेप। वेरियस एस्टिमेट्स के मुताबिक यह या तो एक सिगार की तरह लंबा था या फ्लैट और डिस्क शेप था, एक ऐसा फॉर्म जो किसी भी दूसरे नोन स्पेस ऑब्जेक्ट जैसा नहीं था। ओमुआमुआ से जुड़ी सभी अनएक्सप्लेन्ड चीजों को देखते हुए ये सरप्राइजिंग नहीं है कि कुछ साइंटिस्ट्स इसके आर्टिफिशियल ओरिजिन की हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं, और अब हमारे पास ये शक करने का भी आधार हो सकता है कि ओमुआमुआ शायद करीब आ रहे 3i एटलस से जुड़ा हो।
बिल्कुल ओumuamua की तरह इस नए ऑब्जेक्ट में भी एक विजिबल टेल की कमी है और ये एक इनक्रेडिबली अनयूजुअल ट्रेजेक्ट्री प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का साइज एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन बनाता है। प्रिलिमिनरी डेटा के मुताबिक ओumuamua लगभग 377 फीट लंबा और 364 फीट चौड़ा था, करीब एक स्टैंडर्ड फुटबॉल फील्ड के साइज का। ये इसे एक रिकॉनेसेंस प्रोब के लिए आइडियल कैंडिडेट बनाता है, छोटा, तेज और डिटेक्ट करने में मुश्किल। 3i एटलस का स्केल एक पूरी तरह से अलग लेवल पर है, ओumuamua से सैकड़ों गुना बड़ा, एक छोटे शहर के साइज के कंपैरेबल। एनालॉजी बनाते हुए हमें ये इंप्रेशन मिल सकता है कि ओumuamua शायद एक स्काउट हो जिसे सिचुएशन का आंकलन करने के लिए आगे भेजा गया था, जबकि 3i एटलस मेन वेसल है, शायद एक मदरशिप भी जो उसके पीछे आ रही हो। एवी लोब, जो अब इस विचार के मुख्य समर्थक हैं कि हमारी तरफ आ रहा ऑब्जेक्ट एक स्पेसक्राफ्ट है, उन्होंने पहली बार 2017 में ओumuamua के बारे में भी ऐसी ही बात कही थी। सोलर सिस्टम में इसके अचानक आने के बाद लोब ही पहले थे जिन्होंने आर्टिफिशियल ओरिजिन की पॉसिबिलिटी सजेस्ट की थी। जबकि ज्यादातर साइंटिस्ट ऑब्जेक्ट के अजीब बिहेवियर के लिए नेचुरल एक्सप्लेनेशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लोब प्रैक्टिकली अकेले ही अपनी हाइपोथेसिस को डिफेंड कर रहे थे। समय के साथ साइंटिफिक कम्युनिटी एक कंसेंसस पर पहुंच गई। ओumuamua सबसे ज्यादा लाइकली एक अनऑर्थोडॉक्स कॉमेट था। इसका अजीब शेप, चाहे वो सिगार की तरह लंबा हो या फ्लैट और डिस्क शेप्ड, अब हमारी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी की लिमिटेशंस को एट्रीब्यूट किया जाता है। शायद ये शेप्स इंटरस्टेलर स्पेस में इतने रेयर ना हो, हमें बस अब तक उन्हें स्टडी करने का मौका नहीं मिला है। ऑब्जेक्ट का मिस्टीरियस एक्सेलरेशन जिसने इतनी डिबेट पैदा की, उसे भी आखिरकार एक्सप्लेन कर दिया गया। दूसरे कॉमेट्स की तरह एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की सरफेस से गैस इमिशंस के कारण हो सकता है। टिपिकल कॉमेट्स की तरह ओumuamua में लाइकली बहुत कम डस्ट थी और इसलिए इसकी गैस टेल हमारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल थी। लेकिन 3i एटलस का क्या ये हमारे लिए एक थ्रेट है? ज्यादातर साइंटिस्ट इस बात पर सहमत हैं कि एवी लोब और उनके कॉलीग्स के अजम्पशंस इस ऑब्जेक्ट के बारे में फंडामेंटली इनकरेक्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स लगभग सर्टेन हैं कि जो चीज हमारी तरफ आ रही है वो एक मैसिव कॉमेट के सिवा कुछ नहीं है, और इस कंक्लूजन के लिए उनके पास कई कारण हैं। पहला, लोब के पहले के दावे कि कॉमेट में डस्ट टेल की कमी है वो ऑब्जर्वेशन से अलाइन नहीं करते। मिसाल के तौर पर एक रीसेंट फोटो में आप कॉमेट के चारों तरफ एक हल्की सी ग्लो देख सकते हैं। ये गैस, आइस और डस्ट का क्लाउड है जो हर कॉमेट के सन के पास आने पर बनता है। इसकी करंट इंटेंसिटी कमजोर है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे स्टार के करीब आएगा ये और ब्राइट और बड़ा होता जाएगा। इसके अलावा ऑब्जेक्ट की ब्राइटनेस भी इशारा करती है कि हम लाइकली एक आइस से भरपूर कॉमेट से डील कर रहे हैं। क्योंकि आइस सनलाइट को अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है, ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर भी ब्राइट दिखाई देता है। लेफ्ट में आप अलग अलग स्पेक्ट्रल बैंड्स में ली गई इमेजेस का एक कोलाज देखेंगे जो स्टेलर बैकग्राउंड के खिलाफ ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है, जो अपनी इंटेंस ब्राइटनेस के साथ साफ दिखाई दे रहा है। और राइट में आप एक हल्की लेकिन नोटिसेबल डस्ट टेल स्पॉट कर सकते हैं। लेकिन उसकी मिस्टीरियस ट्रेजेक्ट्री का क्या, जिसके रैंडमली होने का चांस सिर्फ 0.005% अनुमानित था? रिसर्चर्स के पास इसका कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं है। 3i एटलस की ट्रेजेक्ट्री वाकई यूनिक है। ये ऑब्जेक्ट को सोलर सिस्टम में 4 प्लैनेट्स के रिलेटिवली करीब से गुजरने देती है, और फिर भी ये अर्थ को ऑब्जर्व करने का मौका नहीं देती। अर्थ के सबसे करीबी अप्रोच पर 3i एटलस लगभग 167 मिलियन माइल्स दूर होगा, अर्थ और सन के बीच की दूरी से लगभग दुगना, जो एक लॉजिकल सवाल उठाता है। अगर ऑब्जेक्ट का गोल ह्यूमैनिटी को स्टडी करना है तो इतना करीब आकर भी इतनी दूर क्यों रहना? एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री क्यों नहीं चुनना जो इसे और करीब लाए, जैसे कि मून के पास से गुजरना मिसाल के तौर पर? इंटरस्टेलर स्पेस को क्रॉस करके आने का क्या पॉइंट है अगर सिर्फ एक दूर का ऑब्जर्वर ही बने रहना है? समांथा लॉलर कनाडा में यूनिवर्सिटी ऑफ रेजिना की एक एस्ट्रोनॉमर जो सोलर सिस्टम डायनामिक्स में स्पेशलाइज करती हैं, जोर देकर कहती हैं कि सारा डेटा इशारा करता है कि ये एक ऑर्डिनरी कॉमेट है जिसे किसी दूसरे सोलर सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक वैसे ही जैसे हमारे अपने सिस्टम से काउंटलेस बिलियंस ऑफ कॉमेट्स बाहर निकाले गए हैं। 3i एटलस का साइज भी कुछ खास एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं है। पहली नज़र में 6 से 9 माइल्स के डायमीटर वाला ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा लग सकता है, लेकिन ध्यान रखें कि हम एक स्पेस ऑब्जेक्ट से डील कर रहे हैं।
रेफरेंस के लिए मशहूर हेल-बॉब कॉमेट, जिसे आप 1997 में नंगी आंखों से देख सकते थे, उसका डायमीटर लगभग 46 माइल्स था। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन कॉमेट, जिसे 2021 में डिस्कवर किया गया था, वो आश्चर्यजनक रूप से 85 माइल्स चौड़ा था। तो अपने इम्प्रेसिव डायमेंशंस के बावजूद 3i एटलस सबसे बड़ा नोन कॉमेट होने से कहीं दूर है। इसका साइज आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है और इसे किसी भी डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के साथ आर्टिफिशियल ओरिजिन का सबूत नहीं माना जा सकता। लगभग पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी अब कॉन्फिडेंट है कि 3i एटलस एक कॉमेट है, और सिर्फ कोई कॉमेट नहीं, बल्कि एक रेयर और अनोखे रूप से वैल्यूएबल कॉमेट है। उस टेलीस्कोप के नाम पर रखा गया जिसने ऑब्जेक्ट को पहली बार डिटेक्ट किया। 3i एटलस का डेजिग्नेशन साइंटिफिक स्टैंड पॉइंट से इसके इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है। लेटर I इंटरस्टेलर के लिए है, जो इसके हमारे सोलर सिस्टम से बाहर के ओरिजिन को इंडिकेट करता है, और नंबर 3 ये बताता है कि ये ह्यूमैनिटी द्वारा रिकॉर्ड किया गया सिर्फ तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। पहला था मिस्टीरियस ओमुआमुआ, जिसे 2017 में डिस्कवर किया गया था। दूसरा था कॉमेट 2i बोरिसोव, जिसे 30 अगस्त 2019 को डिस्कवर किया गया था, और अब है 3i एटलस। जैसा कि हम देख सकते हैं, ऐसे विजिटर्स बेहद रेयर हैं और उन्हें स्टडी करने का हर मौका यूनिवर्स के उन दूर दराज के कोनों में एक खिड़की है जो हमारे स्पेस प्रोब्स के लिए इनएक्सेसिबल है। अभी 3i एटलस तेजी से सन के करीब आ रहा है और साइंटिस्ट के पास इसे करीब से ऑब्जर्व करने का एक रेयर लेकिन छोटा मौका है। ये ऑब्जर्वेशनल विंडो छोटी होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के असली नेचर के बारे में क्रूशल क्लूज पेश कर सकती है जब तक ये व्यू में रहता है। लेकिन जब हम इस सवाल के अंतिम जवाब का इंतजार कर रहे हैं कि 3i एटलस असल में क्या है, क्या ये 2017 में वापस जाने लायक है, तब ओमुआमुआ सोलर सिस्टम से गुजरा था, पहला रिकॉर्डेड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनकर। और जबकि 3i एटलस के साथ हमारे पास सब कुछ रियल टाइम में ऑब्जर्व करने का मौका है, ओमुआमुआ के केस में हमें वो अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिली। वो हमारे पास से गुजर गया, जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़कर। लेकिन साइंटिस्ट्स इसे जाने नहीं देना चाहते। उन्होंने एक बड़े स्केल का मिशन प्रपोज किया है जिसका नाम है प्रोजेक्ट लायरा। इसका गोल है ओमुआमुआ को इंटरसेप्ट करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट भेजना, ताकि उसके करीब जाकर आखिरकार ये पता लगाया जा सके कि वो असल में क्या है। ओमुआमुआ की डिस्कवरी के ठीक बाद साइंटिफिक कम्युनिटी में एक एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। ये ऑब्जेक्ट किसी भी नोन कैटेगरी में फिट नहीं बैठ रहा था और कोई नहीं कह सकता था कि हमने आखिर क्या देखा था। इसने हर उस चीज को चैलेंज किया जो हम स्पेस के बारे में जानते थे। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स ने अर्जेंटली अपने टेलीस्कोप्स को रीपर्पस किया, अपनी खुद की रिसर्च कैंसिल कर दी ताकि इससे और कुछ सिग्नल्स पकड़ सकें इसके इंटरस्टेलर स्पेस के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब होने से पहले। इसकी डिस्कवरी के तुरंत बाद शुरुआती एस्टिमेट्स ने सजेस्ट किया कि ओमुआमुआ लगभग 1300 फीट लंबा और सिर्फ 130 फीट चौड़ा था। इस इलोंगेटेड सिगार जैसे शेप ने किसी भी नोन सेलेस्टियल बॉडी से मैच नहीं खाया। लेकिन बाद में जैसे जैसे नया डेटा आया, कनाडा में मैकमास्टर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स ने अपने कैलकुलेशंस किए, जिन्होंने सजेस्ट किया कि इसके डायमेंशंस लगभग 380 फीट लंबाई, 364 फीट चौड़ाई और 62 फीट मोटाई हो सकते हैं, जो इसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से थोड़ा बड़ा बनाता है। हालांकि एक इलोंगेटेड सिगार शेप के बजाय ऑब्जेक्ट शायद फ्लैटर, पैनकेक जैसा हो सकता था, लेकिन वो शेप भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स के लिए बहुत अनयूजुअल है। सिमिलर प्रोपोर्शन सिर्फ रेयर केसेस में देखे गए हैं, जैसे कि अरोकोथ, नेपट्यून की ऑर्बिट के परे कुइपर बेल्ट में एक सेलेस्टियल बॉडी। फिर भी ऐसे एक्सेप्शंस ओमुआमुआ को कम मिस्टीरियस नहीं बनाते। इसका शेप बेहद एटिपिकल बना हुआ है और सवाल उठाता रहता है। हम कुछ अनयूजुअल और मिस्टीरियस ऑब्जर्व कर रहे थे। एक ऑब्जेक्ट जो 16 माइल्स पर सेकंड की इनक्रेडिबल स्पीड से स्पेस में दौड़ रहा था। ये वॉयेजर 1 से भी तेज है, जो ह्यूमंस द्वारा लॉन्च किए गए सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट्स में से एक है। ऐसी स्पीड पर ओमुआमुआ न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी को सिर्फ 2 मिनट और 38 सेकंड्स में क्रॉस कर सकता था। इस वेलोसिटी ने इंडिकेट किया कि ऑब्जेक्ट सन की ग्रेविटी से बंधन नहीं था और जल्द ही ये शक कंफर्म हो गया। ये एक दूर का इंटरस्टेलर विजिटर था, लेकिन ये आखिर आया कहां से था और सबसे जरूरी, ये था क्या? पहली चीज जो एस्ट्रोनॉमर्स तेजी से दूर जाते ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हुए देखने की उम्मीद कर रहे थे, वो थी गैस और डस्ट की एक ब्राइट टेल।
आखिर उन्होंने शुरुआत में माना था कि ये एक कॉमेट है और वो सन के पास आने पर प्रिडिक्टिबली बिहेव करते हैं। सोलर हीट के प्रभाव में उनकी सतह पर आइस और फ्रोजन गैसेस इवेपोरेट होने लगती हैं, डस्ट और गैस को स्पेस में इजेक्ट करती हैं। ये एमिशंस एक चमकती हुई टेल बनाते हैं जो न्यूक्लियस के पीछे चलती है, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हुई। एक जीता जागता एग्जाम्पल है कॉमेट हेल-बॉप, जिसकी टेल 1997 में अर्थ से नंगी आंखों से विजिबल थी। लेकिन ओमुआमुआ ने सभी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई कर दिया। ये सन के पास से गुजरते हुए बिना इवेपोरेशन का कोई निशान छोड़े गुजरा, न गैस न डस्ट, यहाँ तक कि एक टेल का हल्का सा भी हिंट नहीं। इसके बिहेवियर ने उन सभी रूल्स को तोड़ दिया जो ऑर्डिनरी कॉमेट्स पर लागू होते हैं। इस मिस्टीरियस गेस्ट ने साइंस को चकराना जारी रखा। इसका शेप, ट्रेजेक्ट्री और इनक्रेडिबल स्पीड सभी एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहे थे। हम कुछ पूरी तरह से यूनिक चीज से डील कर रहे थे, ह्यूमैनिटी को ज्ञात किसी भी ऑब्जेक्ट से अलग। साइंटिफिक कम्युनिटी में टेंशन बढ़ता रहा। मुख्य सवाल था, क्या ओमुआमुआ सिर्फ एक ऑर्डिनरी कॉस्मिक बॉडी है या हमने पहली बार एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी का सामना किया है? लेकिन सबसे अजीब हिस्सा अभी आना बाकी था। ये पता चला कि ओमुआमुआ एक्सेलरेट हुआ था, और सिर्फ एक्सेलरेट नहीं बल्कि इस तरह से हुआ था जो समझ से परे था, जैसे कि वो अपने ही किसी प्लान को फॉलो कर रहा हो। साइंटिस्ट्स ने डिटर्मिन किया कि अपनी डिस्कवरी के 40 दिन पहले ऑब्जेक्ट सन के बेहद करीब से गुजरा था, उसकी सतह से सिर्फ 23 मिलियन माइल्स दूर, और इसी पल के बाद इसने अचानक स्पीड पकड़ ली। अपने पीक पर ओमुआमुआ 54 माइल्स पर सेकंड तक एक्सेलरेट हुआ था, सन के पास से गुजरने से पहले की तुलना में 3.5 टाइम्स तेज। वो स्पीड वाकई हैरान करने वाली है। ये वॉयेजर 1 की करंट ट्रैवल स्पीड से 5 गुना तेज थी, स्टारशिप रॉकेट से 11 गुना तेज और स्पीड ऑफ साउंड से 250 गुना तेज। इस तरह का एक्सेलरेशन आमतौर पर कॉमेट्स में ऑब्जर्व किया जाता है, जब उनकी टेल से निकले डस्ट और वाटर वेपर के जेट्स उन्हें एक एडिशनल बूस्ट देते हैं। हालांकि जैसा कि हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, ओमुआमुआ ने ऐसी किसी एक्टिविटी का कोई साइन नहीं दिखाया। किसी चीज ने इसे एक्सेलरेट किया, लेकिन किसने? ओमुआमुआ, एक स्पेसशिप? क्या हो अगर ये ऑब्जेक्ट वो ना हो जो ये दिख रहा था? क्या हो अगर 8 साल पहले स्पेस आइस या रॉक के एक टुकड़े से कहीं ज्यादा इंट्रीगिंग चीज अर्थ के पास से गुजरी हो, मे बी एक दूसरी सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया एक स्पेसक्राफ्ट? ये हाइपोथेसिस 2021 में एस्ट्रोनॉमर एवी लोएब, जो उस वक्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के चेयर थे, ने अपने कॉलीग स्मुएल बियाली के साथ सामने रखी। उन्होंने प्रपोज किया कि पहला डिटेक्ट किया गया इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट एक स्पेस प्रोब हो सकता है। रिसर्चर्स कन्विंस्ड हैं कि ओमुआमुआ का अजीब बिहेवियर ये शक करने के पूरे कारण देता है कि ये कुछ सचमुच अनऑर्थोडॉक्स हो सकता है। जिस चीज ने साइंटिस्ट्स को सबसे ज्यादा इंट्रिग किया था, वो था वो पल जब ऑब्जेक्ट सन के पास से गुजरते हुए अनएक्सपेक्टेडली एक्सेलरेट हुआ। यकीनन सन की ग्रेविटी उसे एक पुश दे सकती थी, लेकिन कैलकुलेशंस के हिसाब से वो एक्सेलरेशन बहुत कमजोर होना चाहिए था। इसीलिए एवी लोएब और स्मुएल बियाली ने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया। क्या हो अगर ये सिर्फ एक दूसरे स्टार सिस्टम से आया रॉक ना हो, बल्कि एक ऑब्जेक्ट हो जो लाइट सेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा हो? पहली नजर में ये आइडिया फैंटास्टिक लगता है, लेकिन ये रियल फिजिक्स पर आधारित है। एक लाइट सेल एक पतला और हल्का स्ट्रक्चर होता है जो लाइट के प्रेशर का यूज करके मूव कर सकता है। सन से निकले फोटॉन्स की स्ट्रीम्स मिसाल के तौर पर एक सेल की सरफेस पर एक छोटा लेकिन कांस्टेंट प्रेशर डालती हैं। धीरे धीरे उसे बिना फ्यूल के बहुत हाई स्पीड्स तक एक्सेलरेट करती हैं। अगर ओमुआमुआ के पास सच में ऐसा अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर था जो सोलर रेडिएशन प्रेशर को पकड़ सकता था, तो सोलर विंड ने उसे वो एक्स्ट्रा पुश दिया हो सकता है। उनके कैलकुलेशंस के मुताबिक इसके पॉसिबल होने के लिए सेल की थिकनेस सिर्फ 0.3 से 0.9 मिलीमीटर्स होनी चाहिए, लगभग एक इंसान के बाल जितनी मोटी। जरा इमेजिन कीजिए 380 फीट लंबा ऑब्जेक्ट जो 1 मिलीमीटर से भी कम मोटा हो। ये वाइल्डली अनरियलिस्टिक लग सकता है, लेकिन लाइट सेल टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर इसे जापानीज स्पेसक्राफ्ट इकरस द्वारा टेस्ट किया गया था, दुनिया का पहला प्रोब जिसने सोलर रेडिएशन को अपने प्रोपल्शन सोर्स के रूप में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया और जिसने 2010 में वीनस की तरफ सफलतापूर्वक सफर किया। शायद ओमुआमुआ भी कुछ ऐसा ही था, एक सोलर सेल से लास ऑब्जेक्ट जिसे स्टार सिस्टम्स के पास से गुजरते हुए एक्सेलरेट और कोर्स चेंज करने के लिए डिजाइन किया गया था।
और अगर ये सचमुच एक आर्टिफिशियली बनाया गया डिवाइस था तो ये पूरी तरह से पॉसिबल है कि सेल के अलावा इसमें और भी टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट्स थे जिनके बारे में हम अभी सिर्फ स्पेक्युलेट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज साफ लगती है, ऐसे ऑब्जेक्ट को कम से कम अपने आसपास को स्कैन करने के लिए एक सिस्टम और डेटा ट्रांसमिट करने या अपने क्रिएटर्स से सिग्नल्स रिसीव करने के लिए कम्युनिकेशन के साधन की जरूरत होगी। बियाली और लोएब ने ये डिटरमिन करने के लिए भी कैलकुलेशंस किए कि क्या ओमुआमुआ का लाइट सेल एक लंबा इंटरस्टेलर सफर झेल सकता है। उन्होंने इंटरस्टेलर गैस और डस्ट की डेंसिटी और उस स्पीड को कंसीडर किया जिस पर ये ऑब्जेक्ट स्पेस में इन पार्टिकल से टकराएगा। रिजल्ट्स इम्प्रेसिव थे। अगर ओमुआमुआ सच में वैसा ही एक डिवाइस था तो ये अपनी होम स्टार सिस्टम से कम 16,000 लाइट ईयर्स तक ट्रैवल कर सकता था बिना टूटे फूटे। ये कहने के बाद साइंटिस्ट खुद डेफिनेटिवली ये दावा नहीं करते कि ओमुआमुआ एक स्पेसक्राफ्ट है। वो बस मानते हैं कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है और ये इतनी सीरियस है कि इसे साइंटिफिक डिस्कोर्स में डिसमिस नहीं किया जाना चाहिए। अगर हम ये मान लें कि ओमुआमुआ सचमुच एक आर्टिफिशियली बनाया गया डिवाइस था तो ये सोलर सेल का आइडिया सिर्फ एक पॉसिबल वर्जन है। ये कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और एडवांस्ड प्रोब हो सकता था। मिसाल के तौर पर एक एक्टिव अनमैन्ड स्पेसक्राफ्ट जिसे हमारे सोलर सिस्टम को स्टडी करने के लिए भेजा गया हो। और ये मानने के कारण है कि ये वाकई अनमैन्ड था। इस पर विचार करें। ओमुआमुआ की स्पीड उसे लगभग 11 से 11,500 साल में 1 लाइट ईयर ट्रैवल करने देती। अब इसकी तुलना नजदीक के तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से करें जो सिर्फ 4 लाइट ईयर से कुछ ज्यादा दूर है। इसका मतलब होगा कि ट्रिप में ओमुआमुआ को लगभग 44 से 46,000 साल लगे होंगे। ऐसे सफर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए सिंपली इम्पॉसिबल हैं। जिसका मतलब है कि अगर ये एक शिप था तो ये सबसे ज्यादा लाइकली रिमोटली कंट्रोल्ड था, या तो एक प्रोग्राम द्वारा या फिर दूर से किसी के द्वारा। हालांकि हर कोई इस पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर नहीं करता है। बहुत से साइंटिस्ट्स एक पॉसिबल स्पेसक्राफ्ट या आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट के आइडिया को हद से ज्यादा स्पेक्युलेटिव मानते हैं। उनकी राय में ऐसे बोल्ड क्लेम्स को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स एलन जैक्सन और स्टीव डिश ओमुआमुआ के नेचर के बारे में अपनी खुद की हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं। वो सजेस्ट करते हैं कि ये फ्रोजन नाइट्रोजन का एक फ्रैगमेंट हो सकता है। इस प्रकार का सब्सटेंस मिसाल के तौर पर प्लूटो पर पाया जा सकता है। जब स्पेसक्राफ्ट न्यू होराइजन्स 2015 में ड्वार्फ प्लैनेट के पास से गुजरा तो उसने स्पुतनिक प्लैनेटिया जैसे आइसी प्लेन्स, फ्रोजन नाइट्रोजन की विशाल झीलें ऑब्जर्व की। रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि एक पावरफुल इम्पैक्ट ने एक प्लूटो जैसे प्लैनेट की ऐसी सतह से एक टुकड़ा तोड़ दिया होगा जो फिर एक इंटरस्टेलर जर्नी पर निकल पड़ा। जैसे ही ये सन के पास पहुंचा, नाइट्रोजन हीट से इवेपोरेट होने लगा, एक तरह का जेट प्रोपल्शन बनाते हुए, जो इस ऑब्जेक्ट के अचानक एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन कर सकता है। इसी बीच 2 और साइंटिस्ट्स, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के डैरिल सेलिगमन और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली की जेनिफर बर्गनर, इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के लिए अपना अलग एक्सप्लेनेशन रखते हैं। उनके मुताबिक ओमुआमुआ कभी एक ऑर्डिनरी वाटर रिच कॉमेट था जो एक दूर के स्टार को ऑर्बिट कर रहा था, लेकिन किसी पॉइंट पर इसे इंटरस्टेलर स्पेस में इजेक्ट कर दिया गया। गैलेक्सी में अपनी लंबी जर्नी के दौरान ये पावरफुल कॉस्मिक रेज के संपर्क में आया, मिसाल के तौर पर सुपरनोवा एक्सप्लोजन से। इन रेज ने इसके वाटर आइस के 1/3 हिस्से तक को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया होगा, जो आइस के अंदर फंसे रह गए। बाद में जब ओमुआमुआ हमारे सन तक पहुंचा, ये गर्म हुआ और जमा हुआ हाइड्रोजन छोटे जेट स्ट्रीम्स की तरह बाहर निकलने लगा। इसी ने इस ऑब्जेक्ट को एक एक्स्ट्रा पुश दिया। और अनयूजुअल बिहेवियर जैसे कि टिपिकल कॉमेट्स की तरह ब्राइट टेल का ना होना इस फैक्ट से एक्सप्लेन होता है कि हल्का हाइड्रोजन अपने साथ ज्यादा डस्ट ले जाने के लिए पर्याप्त थ्रस्ट जनरेट नहीं करेगा। नतीजा यह है कि हम बिना किसी विजिबल ट्रेल ऑफ डस्ट या गैस के स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन देखते हैं। दूसरे साइंटिस्ट्स भी इस पजलिंग ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए सिमिलर आइडियाज शेयर करते हैं। कुछ तो और भी सिंपल हाइपोथेसिस पर जाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई एट मनाओ की एक एस्ट्रोनॉमर कैरन मीच मानती हैं कि ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बहुत ही ऑर्डिनरी कॉमेट है, लेकिन जिसमें बहुत कम डस्ट कंटेंट है, इसीलिए टेल की कमी है। और ओमुआमुआ का अनयूजुअल शेप, शायद ये उतना रेयर है ही नहीं। ये फैक्ट कि ये हमें अनटिपिकल लगता है शायद सिर्फ हमारे लिमिटेड एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करता है। यूनिवर्स फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स की एक वास्ट वैरायटी रखता है और एक सिगार शेप्ड या डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा कॉमन हो। उनमें से ज्यादातर लाइकली बस इतने दूर हैं कि हम उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर सकते। हालांकि मेजॉरिटी साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात पर अग्री करती है कि ओमुआमुआ सबसे ज्यादा लाइकली एक एस्टेरॉयड या एक अनयूजुअल कॉमेट है। हमारे पास अभी तक इसका कोई डेफिनेटिव कॉन्फर्मेशन नहीं है, जिसका मतलब है कि सेंट्रल क्वेश्चन अभी भी ओपन है। हम आखिर कैसे जान सकते हैं कि ये मिस्टीरियस इंटरस्टेलर विजिटर असल में क्या था? ओमुआमुआ को पकड़ने के लिए एक बोल्ड मिशन।
ओमुआमुआ को देखना या पहचानना, यहाँ तक कि सबसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए भी सिंपली इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तेजी से दूर जा रहा है और बेहद छोटा है, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट से लगभग 3.5 गुना छोटा। अरबों माइल्स की दूरी पर इतने छोटे ऑब्जेक्ट को देखना पैसिफिक ओशन के पार सैन फ्रांसिस्को के किनारे से सिडनी को ऑर्डिनरी बाइनोक्यूलर से देखने की कोशिश करने जैसा होगा। सिर्फ हबल स्पेस टेलीस्कोप ही इस ऑब्जेक्ट को कुछ हफ्तों तक ऑब्जर्व कर पाया, इससे पहले कि ये पूरी तरह अंधेरे में गायब हो गया। लेकिन क्या हो अगर हम इस ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करें और इसे करीब से स्टडी करें? ये आइडिया निश्चित रूप से बोल्ड, लगभग इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही वो चैलेंज है जिसे साइंटिस्ट ने उठाया है। 30 अक्टूबर 2017 को ही ओमुआमुआ की डिस्कवरी के सिर्फ 11 दिन बाद इनिशिएटिव फॉर इंटरस्टेलर स्टडीज के रिसर्चर्स ने प्रोजेक्ट लायरा की शुरुआत की घोषणा की, जिसका मकसद ये असेस करना था कि क्या एक ऐसा मिशन डिजाइन करना पॉसिबल है जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के पीछे एक स्पेसक्राफ्ट भेज सके और उसे करीब से स्टडी कर सके। लेकिन क्या ऐसा एम्बिशियस मिशन फीजिबल भी है? इंजीनियर और साइंटिस्ट एडम हिबार्ड, प्रोजेक्ट लायरा की एक मुख्य पार्टिसिपेंट और ऑप्टिमम इंटरप्लैनेटरी ट्रैजेक्टरी सॉफ्टवेयर OITS के क्रिएटर, जिसका इस्तेमाल इंटरप्लैनेटरी मिशंस के लिए ऑप्टिमल ट्रैजेक्टरीज कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, कन्विंस्ड है कि ये मिशन सिर्फ ये पता लगाने के बारे में नहीं है कि ओमुआमुआ क्या है, ये पूरे इंटरस्टेलर रेल्म की हमारी समझ में एक ब्रेक थ्रू लाने का मौका है। उनके मुताबिक पहला कदम एक सचमुच यूनिक प्रोब बनाना है जो डीप स्पेस के कठोर हालातों का सामना कर सके। इसे रेडिएशन से विश्वसनीय रूप से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे अरबों माइल्स ट्रैवल करना होगा जहां कॉस्मिक रेडिएशन निर्दयी है और इसके साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को आसानी से डिसेबल कर सकती है। बेशक ओमुआमुआ को पकड़ना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन स्पेस मिशन प्रैक्टिस में हम पहले से जानते हैं कि एक्सट्रीम स्पीड्स कैसे हासिल की जाती हैं, भारी रॉकेट इंजन्स या भारी फ्यूल रिजर्व्स का इस्तेमाल किए बिना। प्रोजेक्ट लायला के हिस्से के रूप में इंजीनियर्स प्रोब को एक चक्कर लगाने वाली जर्नी पर भेजने की प्लानिंग कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल असिस्ट्स का इस्तेमाल मैसिव कॉस्मिक स्लिंग शॉट्स के रूप में करके। प्रपोज ट्रैजेक्टरीज में से एक सच्चा प्लैनेटरी डांस है। प्रोब अर्थ से लॉन्च होगा और वीनस की तरफ बढ़ेगा, जहां उसे अपना पहला बूस्ट मिलेगा। फिर ये अर्थ पर वापस आएगा ताकि हमारे प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल दूसरे एक्सेलरेशन के लिए कर सके। अगला कदम होगा जुपिटर की तरफ फ्लाई करना, जहां गैस जायंट की इमेंस ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को इंटरस्टेलर ट्रैवलर ओमुआमुआ की तरफ उसके रास्ते में अंतिम पुश देगी। इसके अतिरिक्त प्रोब केमिकल प्रोपल्शन सिस्टम से लैस होगा, जो इसकी ट्रैजेक्टरी को फाइन ट्यून कर सकते हैं और सही मौकों पर एडिशनल थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि एक इंटरस्टेलर चेज में हर माइल पर सेकंड मायने रखता है। ये ट्रिक पहले ही समय की कसौटी पर खरी उतर चुकी है। 1979 में वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर की ग्रेविटी का इस्तेमाल ड्रामेटिकली एक्सेलरेट करने और सैटर्न की तरफ बढ़ने के लिए किया था। आज के इंजीनियर्स इसी मनूवर को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, लेकिन इस बार ओमुआमुआ को पकड़ने के लिए। एक और कहीं ज्यादा डेयरिंग प्लान भी है, जिसे सोलर ओबर्थ मनूवर के नाम से जाना जाता है। इस सिनेरियो में प्रोब पहले जुपिटर तक ट्रैवल करेगा, फिर अपनी स्पीड कम करके और जाइंट प्लैनेट की ग्रेविटी का इस्तेमाल करके अपना कोर्स बदलेगा और सन की तरफ बढ़ेगा, इतना करीब जितना फिजिकली पॉसिबल हो, बिना कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस के। वहां वो सन से एक मैसिव ग्रेविटेशनल बूस्ट प्राप्त करेगा और एडिशनली अपने केमिकल इंजन्स को इग्नाइट करेगा ताकि सन के खिंचाव से बच सके। फिर इनक्रेडिबल स्पीड्स पर वापस जुपिटर की तरफ बढ़ेगा, उसकी ग्रेविटी का एक बार फिर से एक्सेलरेशन के लिए इस्तेमाल करके, और आखिरकार ओमुआमुआ का पीछा करने के लिए एक ट्रैजेक्टरी भी एंटर करेगा। अगर सब कुछ काम कर गया तो स्पेसक्राफ्ट 74,000 माइल्स पर आवर यानी 1,63,000 माइल्स पर आवर यानी 20 से 45 माइल्स पर सेकंड तक एक्सेलरेट कर सकता है। आखिरकार वही स्पीड रेंज जो भागते हुए मिस्ट्री ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए जरूरी है, और वो भी काफी तेजी से। लेकिन एक गंभीर ऑब्स्टिकल है, कोलोसल टेम्परेचर। सन के इतना करीब पहुंचना प्रोब को 1400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकता है, जो मेटल को पिघलाने के लिए काफी है। हालांकि हमारे पास पहले ही एक प्रूवन सोल्यूशन है, पार्कर सोलर प्रोब, जिसने 2024 में सन के सिर्फ 3.7 मिलियन माइल्स करीब पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये सब उसके यूनिक हीट शील्ड की बदौलत, जो कार्बन फोम से बना है, जिसने उस भयानक हीट को झेला। ऐसा ही एक शील्ड उस प्रोब के लिए प्लान किया गया है, जो ओमुआमुआ का पीछा करने के लिए बना है।
दरअसल इंजीनियर्स ने पहले ही स्पेसक्राफ्ट का एक 3D मॉडल बना लिया है। साइंटिस्ट ने अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया है कि प्रोब के लिए कौन सा रूट चुनना है, अर्थ, वीनस और जुपिटर को शामिल करता ग्रेविटी असिस्ट डांस या खतरनाक सोलर फ्लाईबाय। कुछ और कहीं ज्यादा एग्जॉटिक मेथड्स भी विचाराधीन हैं। मिसाल के तौर पर लेजर प्रोपल्शन, जिसमें एक पावरफुल ग्राउंड बेस्ड लेजर प्रोब को स्पेस में धकेलता है, उसे बिना एक बूंद फ्यूल के एक्सेलरेशन देता है, या फिर पहले मेंशन्ड सोलर सेल्स, जो हल्के स्ट्रक्चर्स हैं जो सनलाइट के प्रेशर को कैप्चर करते हैं और धीरे धीरे लेकिन लगातार स्पेसक्राफ्ट को कॉस्मोस में एक्सेलरेट करते हैं। अभी के लिए ये टेक्नोलॉजीज प्रैक्टिकल से ज्यादा एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन ये फास्ट और एफिशिएंट इंटरस्टेलर ट्रैवल के एक नए इरा के लिए दरवाजा खोलती हैं। जहां तक ओमुआमुआ तक पहुंचने के मिशन की बात है, इसका लॉन्च टेंटेटिवली 2030 और 2033 के बीच कहीं शेड्यूल्ड है। इस पॉइंट पर सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो में वीनस, अर्थ और जुपिटर का इस्तेमाल करके एक ग्रेविटेशनल डांस शामिल है। इस केस में प्रोब तेजी से दूर जाते ओमुआमुआ को 2050s की शुरुआत में पकड़ पाएगा और शायद इतिहास में पहली बार किसी दूसरे स्टार सिस्टम से आए मैसेंजर से आमना सामना करेगा। लेकिन क्या हो अगर मिशन फेल हो जाए? क्या हो अगर प्रोब ओमुआमुआ को पकड़ ना पाए? क्या हो अगर ये ऑब्जेक्ट के इतना दूर से करीब पहुंचे कि उसे ठीक से स्टडी ही ना कर पाए? मत भूलिए कि ये ऑब्जेक्ट बेहद छोटा है, कोई रोशनी नहीं छोड़ता और कोई सिग्नल्स नहीं भेजता। इसे डीप स्पेस में स्पॉट करना लगभग इम्पॉसिबल है। एक और रिस्क है, प्रोब अपने टारगेट तक पहुंच सकता है लेकिन समय पर धीमा नहीं हो पाएगा। उस केस में ये बस तेजी से पास से गुजर जाएगा, उस मौके को गवा देगा जो शायद हमारे इल्यूसिव टारगेट के करीब जाने का हमारा एकमात्र मौका हो। साइंटिस्ट एडम हिबर्ट मानते हैं कि फेलियर की स्थिति में भी मिशन को फेलियर नहीं माना जाएगा। भले ही ओमुआमुआ को पकड़ा ना जा सके, प्रोब इतिहास का पहला स्पेसक्राफ्ट बन जाएगा जिसे जानबूझकर सोलर सिस्टम की सीमाओं से परे भेजा गया हो। ओमुआमुआ का पीछा करने की कोशिश सोलर सिस्टम से परे स्पेस को स्टडी करने का और एक्स्ट्रा सोलर पर्सपेक्टिव से यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने का भी एक मौका है जो ह्यूमैनिटी को अनगिनत बेनिफिट्स ला सकता है, साइंटिस्ट जोर देकर कहते हैं। आज तक सिर्फ 2 ऑब्जेक्ट्स ने हीलियोपॉज को क्रॉस किया है, वो बाउंड्री जहां सन का प्रभाव खत्म होता है और इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। ये है वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। लेकिन इनकी सोलर सिस्टम से परे की जर्नी किस्मत की बात ज्यादा थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोब्स इतनी दूर या इतने लंबे समय तक ट्रैवल करेंगे। उनके विपरीत नए प्रोब को शुरुआत से ही इंटरस्टेलर स्पेस में जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्ट्रूमेंट से लैस होगा जो सोलर सिस्टम के परे एनवायरनमेंट के बारे में वैल्यूएबल डेटा इकट्ठा करने में सक्षम होगा, ऐसा डेटा जो हमारे पास है ही नहीं। उस केस में प्रोब के पास न सिर्फ ओमुआमुआ को पकड़ने और इस सवाल का जवाब देने का मौका होगा कि ये ऑब्जेक्ट असल में क्या है, बल्कि इंटरस्टेलर स्पेस के मिस्ट्रीज के बारे में अमूल्य डेटा ट्रांसमिट करने का भी मौका होगा। लेकिन साइंटिस्ट आखिर क्या देखने की उम्मीद करते हैं अगर प्रोब ओमुआमुआ तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है? जैसा कि पहले ही बताया गया है, ज्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं कि ये मिस्टीरियस विजिटर एक अनयूजुअल कॉमेट या एस्टेरॉयड से ज्यादा कुछ नहीं है। ये माना जाता है कि ये रॉक और शायद मेटल से बना एक डेंस ऑब्जेक्ट है। इसमें पानी या आइस नहीं है और इसकी रेडिश सतह लाखों सालों तक कॉस्मिक रेज के संपर्क में रहने का परिणाम हो सकती है। एक बार जब साइंटिस्ट्स ने ओमुआमुआ के कॉम्पोजिशन के बारे में एक आम विचार बना लिया, तो अगला सवाल उठा, उतना ही जरूरी, कि आखिर किस सफर ने इस ऑब्जेक्ट को हमारे सोलर सिस्टम तक लाया। इसके असली नेचर का जवाब शायद सिर्फ इसमें ना हो कि ये किस चीज से बना है, बल्कि ये कहां से आया। 2018 में एस्ट्रोनॉमर्स ने रेट्रोस्पेक्टिवली इसकी ट्रैजेक्टरी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की। कैलकुलेशंस ने दिखाया कि लगभग 1 मिलियन साल पहले ये कई सितारों के पास से गुजरा, सबसे करीब रेड ड्वार्फ HIP 3757 के। ये पॉसिबल है कि इसकी इंटरस्टेलर जर्नी वहीं से शुरू हुई, सीधे हमारी तरफ। एक और वर्जन सजेस्ट करता है कि ओमुआमुआ शायद लायरा कॉन्स्टेलेशन में वेगा स्टार सिस्टम से आया हो, लगभग 25 लाइट ईयर्स दूर। अब तक एस्ट्रोनॉमर्स ने उस रीजन में कोई भी पोटेंशियली हैबिटेबल प्लैनेट्स नहीं ढूंढे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ है नहीं। ये काफी पॉसिबल है कि वेगा के पास कहीं एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती है जो इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट के दिखने के लिए जिम्मेदार है, और सारा एक्साइटमेंट साइंटिफिक कम्युनिटी में मचा हुआ है। अब ओमुआमुआ पेगासस कॉन्स्टेलेशन की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, स्पेस में अपनी अजीब यात्रा जारी रखे हुए।
2025 के अंत तक इंटरस्टेलर विजिटर कुइपर बेल्ट के आउटर एज तक पहुंच जाएगा और नवंबर 2038 तक सिर्फ 13 साल बाद ये हीलियोपॉज तक पहुंच जाएगा। इस प्रकार सोलर विंड से प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकलकर असली इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर कर जाएगा। ये बहुत अचानक दिखा और उतनी ही तेजी से गायब हो गया, जवाबों से ज्यादा सवाल छोड़कर। इसकी क्षणिक उपस्थिति ने साइंटिफिक कम्युनिटी को झकझोर दिया और अब रिसर्चर्स स्पेस की गहराइयों से आने वाले अगले ऐसे विजिटर को मिस न करने के लिए दृढ़ निश्चयी हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA एक यूनिक मिशन की तैयारी कर रहा है जिसे कॉमेट इंटरसेप्टर कहते हैं। इसका गोल है इंटरस्टेलर स्पेस से आने वाले ऑब्जेक्ट्स को इंटरसेप्ट करना। लेकिन मेन चैलेंज ये है कि इस तरह के गेस्ट्स इनक्रेडिबल स्पीड्स पर आते हैं और एक बार उन्हें देख लेने के बाद स्पेसक्राफ्ट को तैयार करने और लॉन्च करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। इसलिए ESA ने एक बोल्ड फैसला लिया है। 2029 में वो स्पेस में एक स्टेकआउट प्रोब लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं, जो अर्थ से लगभग 930,000 माइल्स दूर लग्रेंज पॉइंट L2 पर स्टेशन्ड होगा। ये एक ऐसी लोकेशन है जहां अर्थ, मून और सन की ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस आउट हो जाती हैं, एक आइडियल ऑब्जर्वेशनल आउटपोस्ट बनाते हैं। वहां पर प्रोब सब्र से इंतजार करेगा और जैसे ही कोई इंटरस्टेलर कॉमेट होराइजन पर दिखाई देगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा। मेन प्रोब 2 मनोवरेबल सैटेलाइट्स को रिलीज करेगा जो टारगेट को पिंच करेंगे और एक साथ मल्टीपल एंगल से ऑब्जर्वेशन शुरू कर देंगे। ज्यादातर साइंटिस्ट्स आज मानते हैं कि ओमुआमुआ एक ऑर्डिनरी कॉस्मिक बॉडी है, सबसे ज्यादा लाइकली एक कॉमेट या एस्टेरॉयड। दूसरे सजेस्ट करते हैं कि हम किसी दूसरी सिविलाइजेशन की टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, लेकिन हम अभी तक किसी भी हाइपोथेसिस को कंफर्म नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट पहले ही बहुत दूर जा चुका है और इसका नेचर मिस्ट्री में लिपटा हुआ है। सच की ये तलाश लगभग इम्पॉसिबल लगती है, महंगी, रिस्की और बेहद एम्बिशियस। लेकिन ये ऐसे ही मिस्ट्रीज हैं जो इमेजिनेशन को हवा देते हैं और सच जानने की इच्छा सभी ऑब्स्टिकल से बढ़कर है। और आप क्या सोचते हैं कि 2017 में हमारे पास से क्या गुजरा था और क्या ह्यूमैनिटी को ऐसे मिशंस पर रिसोर्सेज खर्च करने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें।